नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और कविताएं चैनल में। आज की कहानी है अपने माता पिता की वृद्धाश्रम में ऐसी हालत देख बेटे ने उठाया ऐसा कदम कि पत्नी के होश उड़ गए। शेखर के साथ उसके माता पिता को देखकर उसकी पत्नी सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सपना हिम्मत दिखाते हुए बोली, अरे माँ बाबूजी, कैसी रही आपकी यात्रा? आपको कब से याद कर रही थी। सपना को झूठ बोलते देख शेखर का गुस्सा और भी सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। क्या हुआ शेखर? सपना और कुछ कह पाती कि दूसरे थप्पड़ की आवाज आई और सपना फर्श पर गिर पड़ी। शेखर चिल्लाता हुआ बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? जरा भी तरस नहीं आया मेरे बूढ़े माता पिता को इस घर से बाहर निकालते हुए तुम्हें? तुम होती कौन हो मेरे माँ बाबूजी को इस घर से निकालने वाली? यह घर मेरे माँ बाबूजी ने अपनी मेहनत से बनवाया है। तुम अपने दहेज में लेकर नहीं आई थी इस घर को। अगर वह चाहते तो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वह हर हाल में अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं। अरे वह तो मेरी खुशी के लिए मेरे साथ आने को भी तैयार नहीं थे, पर तुम्हारी इस हरकत ने आज मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। अगर भाग्यवश मैं वहाँ ना पहुँचता तो मेरे माँ बाबूजी मुझे मिलते ही नहीं। शेखर सपना के बालों का जूड़ा पकड़कर दांत पीसता हुआ बोला, किस अधिकार से तुमने मेरे माँ बाबूजी की ऐसी हालत की? मेरे माँ बाबूजी घर का कूड़ा कचरा नहीं है जिसे तुम जब चाहो घर से बाहर निकाल फेंको। शेखर के माता पिता नम आंखों से बोले, बेटा तू बहू को कुछ मत बोल, हम वही ठीक थे। तू भगवान के लिए बहू को कुछ मत कहे। हम तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। इतने में सपना आंखें दिखाते हुए बोली, बस रहने दीजिए आप दोनों अपना यह नाटक। आप तो यही चाहते थे ना, आपको तो खुश होना चाहिए। इतना कहकर सपना वहां से जाने लगी तो शेखर ने उसका रास्ता रोक लिया और खींचकर एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्सा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से इस तरह बात करने की? अभी के अभी माफ़ी मांगो। लेकिन सपना बुद्ध बनी चुपचाप खड़ी रही। शेखर फिर चिल्लाकर बोला, मैंने कहा माफ़ी मांगो। शेखर ने सपना का हाथ पकड़ अपने माँ बाबूजी के पैरों में पटक दिया और गुस्सा कर तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। सपना एक अमीर घर की जिद्दी लड़की थी। वह एक पल के लिए भी अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने एक दिन शेखर से भी बात की कि वह अपने माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दे। उसने तो वृद्धा आश्रम में उनकी सारी व्यवस्था भी करवा दी थी, पर जब उसने शेखर से इस बारे में बात की तो क्या कहा तुमने? वृद्धा आश्रम? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कर रही हो। तुमने फैसला कैसे ले लिया? वह मेरे माँ बाबूजी हैं और जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। शेखर चढ़कर बोला, तुम्हारे माँ बाबूजी हैं तो तुम ही सेवा करो। मैं इनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम तो काम पर चले जाते हो। यह दोनों मुझे दिन भर परेशान करके रख देते हैं। कभी चाय बना दो, कभी दवाई दे दो। बाबूजी रोटी नहीं खा सकते, उनके लिए रोज दलिया खिचड़ी का झंझट भी मुझे ही करना होता है। माँ फीका खाना खाती है और तुम्हें चटपटा चाहिए। बस मेरी तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतों को देखो, अपने पति के साथ घूमने जाती हैं, किटी पार्टी करती हैं, और मैं तो दिन भर इन लोगों की सेवा में लगी रहती हूँ। एक पल को आराम नहीं। तुम सेवा करो तो पता लगेगा। दोनों दिन भर कितना परेशान कर देते हैं। इससे मेरा सिर घूम जाता है। फिर वृद्धा आश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? यहाँ भी क्या करते हैं दोनों दिन भर पड़े पड़े? बस मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं।
सपना भी चिल्लाकर बोली, ताकि सास ससुर को भी सुनाई दे। वह दोनों वहाँ रह रहे हैं तो उसमें कौन सी नई बात है। उनके जैसे और भी तो बुढ़िया बुढ़े रह रहे हैं। अपने जैसे लोगों को देखकर उनका वहाँ मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर बहू खाने को दे दो, बहू घुटने की मालिश कर दो, बहू पानी गर्म कर दो, बहू कितने बज गए हैं, बहू इधर आओ कहकर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे रहते हैं वैसे ही वृद्धा आश्रम में बैठे रहेंगे। मुझे उनकी सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। और क्या मैं जीवन भर उनकी सेवा ही करती रहूंगी? मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं? सपना की बातें पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारें भी शायद शर्म से जमीन में गड़ गई थी। वह अपने संस्कार भी भूल गई। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वह किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पाले और अपनी जिंदगी आराम से जिए। माँ बाबूजी ने एक एक बात सुन ली थी। शेखर शर्म के मारे आंख भी नहीं उठा पा रहा था। अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम कैसे छोड़ दे वह? कितनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? जिन हाथों की उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा था, आखिर उन्हीं का साथ इस उम्र में कैसे छोड़ दूँ? जिस माँ के आंचल की छाँव में बचपन बीता है, उसी माँ का वही दामन कैसे छोड़ दूँ? एक यही तो घर है जिसके नीचे मैंने अपना बचपन जिया है। माँ ने कितने लाड़ से उसे बड़ा किया और बाबूजी ने अपना पसीना बहाकर उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई। आज मैं अपने ही पालनहार, अपनी जिंदगी के मालिक को कैसे घर से बाहर निकाल दूँ? शेखर उनकी इकलौती संतान है। माँ बाबूजी उसी के साथ रहते हैं। यह घर आंगन तीनों की खुशियों का साक्षी है। इस घर के आंगन में उन्होंने साथ साथ हर त्यौहार मनाए हैं, हर सफलता का उत्सव मनाया है। जब मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तो उस दिन आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए गए थे। शेखर की नौकरी के लिए बाबूजी ने कितनी जगह से पैसे जमा किए थे। पैसे बचाने के लिए वह पैदल ही आया जाया करते थे। माँ ने बरसों से अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी थी और हमेशा उसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती, हमेशा अच्छा खाना खिलाती। अब मेरी बारी है। मैं भी माँ बाबूजी की हर परेशानी को दूर करना चाहता था। शेखर की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें होने लगी। आसपास से काफ़ी रिश्ते आने लगे। इतना बढ़िया परिवार का इकलौता वारिस अपने पैर पर खड़ा और ऊपर से इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है तो कोई ऐसे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। सपना के पापा बाबूजी के बचपन के दोस्त के रिश्तेदार थे और बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। शेखर ने बाबूजी से कहा था कि बाबूजी, मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ। पहले कुछ साल अच्छे से कमा लूँ ताकि आगे आने वाली हर जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभा सकूँ। बेटा, तुम्हें तो पता है तुम हमारी शादी के कितने साल बाद पैदा हुए। अब हमारी भी उम्र ढल रही है। अब तेरी माँ से चौका बर्तन नहीं संभाला जाता। हम तेरा घर बसा देखना चाहते हैं। पता नहीं कब बैठे बैठे ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आई थी। आखिरकार शेखर शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा घर में बहू आएगी, रसोई संभाल लेगी और माँ बाबूजी की सेवा भी हो जाएगी। सपना शादी कर ससुराल आई तो माँ बाबूजी ने पूरा घर उसे सौंप दिया। कभी किसी चीज़ के लिए टोका टाकी नहीं की। सपना ने शुरू शुरू में सबको खुश रखा और मन से माँ बाबूजी की सेवा करने लगी। पहले पहले तो उसे भी अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वह उसके माता पिता से ऊबने लगी। जब से शादी हुई थी पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन बाद में उसका भी अपनी सहेली की तरह घूमने का मन करता था, मूवी जाने का मन करता था, बाहर होटल में खाने का मन करता था। पर उसके सास ससुर यह सब नहीं खाते थे। कहीं भी जाओ पहले खाना बनाकर रख जाओ या आकर उनके लिए खाना बनाओ। सपना को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी
कि शेखर अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा ले ताकि वह अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके और उसे इस तरह के बंधन में भी ना पड़ना पड़े। पर शेखर अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन सपना बोली, शेखर, मेरे मायके में शादी है तो मुझे वहाँ 10 दिन पहले जाना होगा। अरे, इतने दिनों पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं मायके की शादी में जाना भी छोड़ दूँ? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, बस दिन रात इनकी सेवा में लगी रहूं। सपना चिल्लाकर बोली। शेखर ने सपना को समझाना चाहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है, वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं और बाबूजी के हाथ पैरों में कंपन रहता है, वह कोई भी चीज़ खुद से नहीं ले पाते हैं। मैं छुट्टी ले लेता पर कंपनी में ऑडिट होने जा रहा है, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, शेखर ने बताया। पर सपना कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, बस शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने देखा तो शेखर को इशारों में शांत रहने को कहा और बोली, वह सब कर लेंगी। सपना जब से अपने मायके की शादी से लौटी तब से उसके दिमाग पर वृद्धा आश्रम का फितूर छाया हुआ था, पता नहीं किसने पट्टी पड़ा दी। अब वह एक ही चीज़ लेकर बैठी हुई थी कि शेखर माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दे। शेखर सपना पर चिल्लाकर बोला, तुमसे कोई काम नहीं होता है तो मत करो, मैं उनकी सेवा के लिए एक नौकर रख दूंगा। सपना हाथ नचाते हुए बोली, पैसा तो जैसे पेड़ पर लगा है, तुम्हारे माँ बाबूजी की कोई पेंशन नहीं आती और इन लोगों के खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और अब नौकर का खर्चा। मेरी तो जिंदगी ही नरक कर दी इन बुढ़े बुढ़िया ने। क्यों हमारी जिंदगी में आग लगाए बैठे हैं? शेखर ने चिल्लाकर कहा। सपना, खबरदार, अगर मेरे माँ बाबूजी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, और यह ख्याल दिमाग से भी निकाल दो कि मैं अपने माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम छोड़कर आऊँगा। और गुस्सा कर अपने कमरे में चला गया। फिर वह गहरी मुद्रा में सोचने लगा कि शादी के बाद लड़की ही नहीं, लड़के की जिंदगी भी दो राहें पर आ जाती है। पति पत्नी की सुने तो परेशानी और माता पिता की सुने तो पत्नी गुस्सा। यह सब सोचते सोचते शेखर की आंख लग गई और अगली सुबह उसने खुद अपने माँ बाबूजी को नाश्ता बनाकर खिलाया और कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही बहुत हूँ आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। मैं 1-2 दिन में ही आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। शेखर ने लाचारी से अपने माँ बाबूजी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में गहरे समंदर नजर आ रहे थे अपने बेटे के लिए। शेखर बिना नाश्ता किए ऑफिस को निकल गया। उसने सोच लिया था कि वह 1-2 दिन में अपने माँ बाबूजी की सुविधा के लिए कुछ न कुछ करके ही रहेगा। उम्र के इस पड़ाव में वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस तरह एक बच्चे को बचपन में अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह बुढ़ापे में बूढ़े माता पिता को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन सपना ने उसी दिन अपने सास ससुर का बोरिया बिस्तर बांधकर घर से निकाल दिया और मंदिर ले जाने के बहाने उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दिया था और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी, खबरदार, अगर अब उस घर में कदम रखा तो तुम लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं शेखर को खुद संभाल लूंगी। कितना रोई थी शेखर की माँ अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने बहू के पैर तक पकड़ लिए थे। बहू, हमारे बेटे से हमें जुदा मत करो, हम अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाएंगे और वह भी अपने माता पिता के बिना नहीं रह पाएगा। चुप कर बुढ़िया, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, अब तेरा बेटा मेरा पति है। शेखर के बाबूजी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बहू, हमारी जिंदगी के अब दिन ही कितने बचे हैं, फिर तो तुम सब आराम से रहना। इस आखिरी वक्त में हम अपने बेटे से जुदा नहीं होना चाहते हैं।
लेकिन बहू ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें रोता छोड़ वहाँ से चली गई और जाते जाते कहने लगी, अगर तुम्हारा बेटा कभी तुमसे मिलने आया और तुम लोगों ने यह कहा कि मैंने तुम लोगों को वृद्धा आश्रम भेजा है, तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे बेटे से कभी नहीं मिलने दूंगी। वह तो भगवान का चमत्कार ही समझो कि शेखर को आज इस वृद्धा आश्रम में आना पड़ा। उसके बॉस ने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में ढेर सारी मिठाइयाँ और कुछ कपड़े उस वृद्धा आश्रम में बांटने के लिए उसे भेजा था। लेकिन अपने माता पिता को वहाँ देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। बेटे ने जब उनसे पूछा तो वह दोनों कुछ नहीं बोले। जब शेखर ने अपनी माँ को अपनी कसम दी तो मजबूरन उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। यह सब सुन शेखर की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने माता पिता को गले लगाकर रोने लगा और फिर उसने अपने माँ बाबूजी का हाथ थामा और चल दिया घर की ओर। सपना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और शेखर को उसके माँ बाबूजी के साथ देखा तो उसके होश उड़ गए और शेखर गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया और सपना का सामान लाकर उसके पैरों में पटक दिया। आश्चर्यचकित होकर सपना बोली, यह क्या है शेखर? शेखर बोला, जो तुमने मेरे माँ बाबूजी के साथ किया है यह सब उसी का नतीजा है। तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, तो जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। मैं अपने माता पिता की सेवा खुद कर लूँगा। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो औरत मेरे माँ बाबूजी का सम्मान न करे उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं। शेखर ने सपना का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर करने लगा। सपना शेखर के पैरों में गिर गई और बोली, शेखर मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी? शेखर बोला, माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे माँ बाबूजी से मांगो, जिनका तुमने इतना बड़ा अपमान किया है। सपना ने शेखर के माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए अपनी बहू को माफ़ कर दिया। सपना ने वादा किया कि आज से वह उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी और दिल से उन दोनों की सेवा करेगी। सपना शेखर से बोली, शेखर माँ बाबूजी ने तो मुझे माफ़ कर दिया, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? शेखर ने कहा, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम वाकई में माफ़ी के लायक हो, उस दिन मैं तुम्हें खुद अपने आप माफ़ कर दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे कारण मेरे माँ बाबूजी को जरा भी तकलीफ़ हुई तो मैं वह बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसी दिन के बाद से सपना ने शेखर के माता पिता से बदतमीजी नहीं की। शेखर ने शेखर के माता पिता भी अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही कहानी को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।